MCQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्रिकेट आपका स्वागत है। हमारे चैनल के द्वारा लगातार एनसीईआरटी प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। इस जो वीडियो है इसमें हम मौर्य साम्राज्य और मौर्य प्रशासन के बारे में देखेंगे। चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक के प्रशासन, उनके कार्यों से जुड़े हुए क्वेश्चन को देखेंगे। शुंग वंश और सातवाहन वंश से जुड़े हुए क्वेश्चन को भी इसमें हम देखेंगे। इसको बहुत अच्छे से देखना। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप जितना एमसीक्यू लगाएंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपके क्वेश्चन याद हो जाएंगे और आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का जिसके ग्रंथ में विस्तृत वर्णन है वह कौन सा ग्रंथ है? तो विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विजय और प्रशासन से जुड़े हुए जो है इसमें जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य है या नहीं है इस पर हमेशा हमें गौर करना है। पहला आपका, ब्राह्मण परंपरा के अनुसार वह शूद्र था, बिल्कुल सही है। बौद्ध परंपरा के अनुसार वह क्षत्रिय था, बिल्कुल सही है। प्लूटार्क के अनुसार उसने 60,000 की सेना लेके, गलत हो जाएगा। प्लूटार्क ने बताया कि वो 6 लाख की सेना लेकर के पूरे भारत को रौंद दिया था। तो आपका सी नंबर इसमें गलत हो जाएगा। जबकि उसकी माता का नाम मूरा था जो नंदों के रणवास में रहती थी, भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। कहा जाता है कि 6 लाख की सेना लेकर के, प्लूटार्क ने बताया था कि 6 लाख की सेना लेके चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रौंद दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, सेलुकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय शासक ने हराया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था सेलुकस निकेटर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। और बाद में सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह भी किसके साथ किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और उनकी पुत्री का नाम था हेलना। ठीक है, तो हेलना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य में भारत का कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो बिहार शामिल था, उड़ीसा शामिल था, तमिलनाडु नहीं शामिल था, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत नहीं शामिल था, बंगाल शामिल था। तो कौन सा शामिल नहीं था ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। 3 और 4 शामिल नहीं है, बाकी इसमें सारे क्षेत्र शामिल थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, मौर्य साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। मौर्य साम्राज्य के विस्तार की जानकारी इंडिका और अर्थशास्त्र से मिलती है। तो याद रखना ये बिल्कुल सही है। तो मौर्य साम्राज्य के विस्तार की जो जानकारी मिलती है, प्रशासन की जानकारी मिलती है, वो मेगास्थनीज के इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन किया है, बिल्कुल सही है। तो मेगास्थनीज ने बताया अपनी इंडिका में कि पाटलिपुत्र में 6 समितियां थीं। इन समितियों के माध्यम से ही सारा काम होता था और जो है इन समितियों के माध्यम से पूरे नगर प्रशासन को चलाया जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। इसमें एक और दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जुड़ा हुआ क्वेश्चन को देखना है। इनमें हमेशा सत्य और असत्य पे हमेशा आप गौर करेंगे। मौर्यों से पूर्व मगध पर नंद वंश का शासन था, बिल्कुल सही है। उत्तर भारत में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त ने घनानंद को पराजित करके शासन किया था, बिल्कुल सही है। और घनानंद नंद वंश का जो लोकप्रिय शासक था, याद रखना गलत हो जाएगा। सबसे लोकप्रिय नंद वंश का शासक कौन था? महापद्म नंद था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, जबकि इसमें तीनों ऑप्शन बाकी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। 305 ईसा पूर्व में उसने घनानंद को पराजित किया था, गलत हो जाएगा। 305 ईसा पूर्व में उसने सेलुकस निकेटर को पराजित किया था। घनानंद को पराजित किया था 323 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त ने सेलुकस निकेटर से भारत का राज्य छीना था, गलत हो जाएगा। ये किससे छीना था? तो घनानंद को पराजित करके छीना था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन गलत है, कोई भी ऑप्शन इसमें सत्य नहीं है। नेक्स्ट आपका, मौर्य सम्राट बिंदुसार के शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से क्या थी? याद रखना, यूनानी राजाओं के साथ निरंतर संबंध था। किसका? तो बिंदुसार का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका,
बिंदुसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है, बिंदुसार के शासनकाल में साम्राज्य दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। तो बिल्कुल सही है। बिंदुसार की दक्षिण के राज्यों के साथ मैत्री संबंध भी था। ये भी बिल्कुल सही है। केवल कलिंग प्रदेश, उड़ीसा और सुंदूर दक्षिण के राज्य उसके साम्राज्य में नहीं थे। बिल्कुल सही हो जाएगा। कलिंग को किसने जीता था? तो कलिंग को अशोक ने जीता था, जो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो प्रथम लघु शिलालेख में 4 स्थान से पाया गया है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उद्देगोलम। ये 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, बाकी सब में उसका नाम प्रियदर्शी मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, सम्राट अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करने में कौन सा कथन सत्य है? बौद्ध परंपरा के अनुसार उसने 99 भाइयों की हत्या की थी। बिल्कुल सही है। अभिलेखों में उसका नाम जो है देवानाम प्रियदर्शी मिलता है। ये भी बिल्कुल सही है। अशोक के अभिलेख केवल शिलाओं पर उत्कीर्ण हैं। गलत हो जाएगा, स्तंभों पर भी हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। इस पर तीसरा ऑप्शन गलत है, बाकी 1-2 ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अशोक के अभिलेख है, एक तरफ विवरण दिया गया है। पहला है, प्रथम शिलालेख में उसने पशु बलि की निंदा की थी। बिल्कुल सही है। चौथा शिलालेख में जो है भोरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की थी। बिल्कुल सही है। छठा शिलालेख में तीर्थयात्रियों का उल्लेख है। गलत हो जाएगा। तीर्थयात्रियों का उल्लेख जो है किया गया वो दूसरे शिलालेख में किया गया है। 9वां शिलालेख शिष्टाचार का उल्लेख है। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस अभिलेख का क्या विषय रहा है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करने में कौन सा कथन सत्य है? उसने प्रजा को संबोधित करने के लिए अभिलेखों का सहारा लिया था। बिल्कुल सही है। तो याद रखना, हर जहाँ भी अभिलेख लिखवाए गए थे वो प्रजा को संबोधित करने के लिए ही लिखवाए गए थे। अशोक के अभिलेख केवल ब्राह्मी लिपि मिलते हैं। गलत हो जाएगा। अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में मिलते हैं। ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमाइक और यूनानी लिपि मिलते हैं। अशोक के अभिलेख सभी अभी तक 45 स्थानों में कुल 182 जो है पाठांतरों में पाए गए हैं। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 अलग गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1-3 सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट आपका, सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें कौन सा कथन है जो अशोक के बारे में कलिंग युद्ध से जुड़ा हुआ कथन गलत है? अशोक ने अपने जीवन में केवल कलिंग युद्ध में भाग लिया था। बिल्कुल सही है। कलिंग युद्ध के संबंध में अशोक के अभिलेख में जो है सतसहस्त्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद हुआ था। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस युद्ध का वर्णन 11वें शिलालेख में मिलता है। गलत हो जाएगा। याद रखना, इस युद्ध का जो वर्णन है वो 13वें शिलालेख में मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक ने लोगों को शिक्षा देने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की थी जो जगह जगह जाके घूमकर शिक्षा देता था? बौद्ध धर्म के बारे में धम्म महापात्र कहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। यही जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करता था। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करने में कौन सा कथन सत्य है? अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाया था। बिल्कुल सही है। अशोक ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वो राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो स्वयं जो नहीं पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही है। अशोक ने सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में अपने दूत भेजे थे। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तीनों हो जाएगा। 1, 2, 3। ठीक है, तो इन देशों में भी जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने जो है दूत भेजे थे। नेक्स्ट आपका, अशोक द्वारा प्रयोग की गई कौन सी लिपि से भारत में अनेक लिपियों का विकास हुआ है? तो याद रखना, ये आपका ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। इससे कई लिपियों का विकास हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। और सबसे अधिक अभिलेख ब्राह्मी में ही पाए गए हैं। नेक्स्ट आपका, अशोक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है, इसकी हमें पहचान करनी है। वह मनुष्यों और पशुओं की हत्या पर रोक लगाने के विरुद्ध था। ये गलत हो जाएगा। वो विरुद्ध नहीं, समर्थन कर रहा था कि पशुओं और मनुष्यों की हत्या ना की जाए। तो यही इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। अशोक के उत्तराधिकारी दुर्बल थे, जिसके कारण साम्राज्य पतन का प्रारंभ हो गया था। बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अशोक के बाद जितने भी उत्तराधिकारी थे वो कमजोर थे, जिससे मौर्य साम्राज्य पतन की ओर बढ़ने लगा। अति केंद्रीकृत प्रशासन के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। ये भी बहुत बड़ा कारण है कि जो है सबसे अधिक शक्तियां राजा में ही केंद्रित हो गई। इससे भी जो है जो छोटे छोटे राज्य थे, जो छोटे छोटे आपका उनके मंत्री थे, उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें 1, 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, किस स्थान से प्राप्त अशोक के अभिलेखों की भाषा और लिपि आरमाइक और यूनानी दोनों है? तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में जो अभिलेख पाए गए हैं उनकी जो लिपि है वो आरमाइक यूनानी है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग यही यूनानी और आरमाइक लिपि से ही परिचित थे, ब्राह्मी से परिचित नहीं थे, खरोष्ठी से परिचित नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो जहाँ जो जिस लिपि को जानता था, अशोक ने उसी लिपि में जो है अभिलेख को लिखवाया था। नेक्स्ट आपका, मौर्यकालीन अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करने में कौन सा कथन सत्य है? जो है धम्म महापात्र को पुरस्कार और दंड देने का अधिकार था। गलत हो जाएगा। इनका काम था जो है धर्म का प्रचार करना। पहला गलत हो जाएगा। समाज में धर्म का प्रचार करने के लिए राजुक नामक अधिकारी नियुक्ति होते। गलत हो जाएगा। धर्म का प्रचार करने के लिए धम्म महापात्र की नियुक्ति होती। राजुक जो है ये अधिकारी होते थे। ये गलत हो जाएगा आपका। शीर्ष अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल 3 सही होगा, बाकी दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है। समाहर्ता राजकीय कोषागार का संरक्षक होता था। ठीक है। याद रखना ये जो है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वो संरक्षक नहीं होता था, वो अध्यक्ष होता था, संरक्षक नहीं होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। बाकी इसमें तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य ने राजा को क्या कहकर संबोधित किया है? धर्म प्रवर्तक कहा है। तो राजा को धर्म प्रवर्तक संबोधित किया है किसने? कौटिल्य ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, मौर्य साम्राज्य मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए में कौन सा कथन असत्य है? किसान अपनी उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में देता था। गलत हो जाएगा। 10वां हिस्सा नहीं, 1/6 भाग था, 10वां हिस्सा नहीं था। मौर्य काल में किसानों से सिंचाई कर लिया जाता था। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पण 3/4 तोले के सोने के सिक्का होता था। गलत हो जाएगा। ये चांदी का सिक्का होता था, सोने का सिक्का नहीं होता था। तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा, जो असत्य है। केवल इसमें दूसरा ऑप्शन सत्य है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, मौर्य काल में कृषकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए कौन सा कथन इसमें सत्य है? कृषि योग्य जमीन का मापन राज्य द्वारा किया जाता था। ये बिल्कुल सही है। ठीक है। दासों को कृषि कार्य में नहीं लगाया जाता था। गलत हो जाएगा। दासों से भी कृषि कार्य करवाया जाता था। इस समय पहली बार सुसंगठित कर प्रणाली का विकास हुआ था। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। इसमें पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन समाज के संबंध में क्या नहीं कहा है? महिलाएं अंगरक्षक का कार्य करती थी। बिल्कुल सही है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो अंगरक्षक होती थी वो महिलाएं होती थी। समाज 4 वर्गों में विभाजित है। गलत हो जाएगा। मेगास्थनीज ने बताया है समाज 7 वर्गों में विभाजित था, 4 वर्गों में विभाजित नहीं था। समाज में दास व्यवस्था का अस्तित्व नहीं था। बिल्कुल सही है। ये मेगास्थनीज ने कहा था। समाज में सती प्रथा का अस्तित्व नहीं था। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी मेगास्थनीज ने कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था। ये मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में कहा था। ठीक है। नेक्स्ट आपका, मौर्यकालीन कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। अशोक की राजज्ञाएं चट्टानों और बलुआ पत्थर के ऊंचे स्तंभों पर उत्कीर्ण की गई थी। बिल्कुल सही है। तो अशोक ने जो भी आज्ञा दी थी, राजज्ञा थी, वो चट्टानों पर शिलालेखों के रूप में और जो है स्तंभों पर जो है लिखी गई थी। प्रत्येक स्तंभ के सिर पर हाथी, सांड, सिंह की प्रतिमाएं लगाई गई थी। ये भी बिल्कुल सही है। तो अशोक के जितने भी स्तंभ हैं उन पे या तो हाथी मिलेगा, या तो सांड मिलेगा, या तो सिंह मिलेगा, घोड़ा भी मिलता है। 4 चीजें मिलती हैं। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। इस पे तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट आपका, अशोक के अभिलेखों में वर्णित जो है पतिवेदक शब्द का अर्थ जो है
अभिलेख शास्त्रियों द्वारा क्या लगाया गया है, तो उसे कहते हैं संवाददाता। संवाददाता कहते हैं किसको, जो है प्रतिवेदक को कहते हैं। ये जो है बताया गया कि अशोक के जो अभिलेखों में ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब होता है संवाददाता, जो एक जगह से दूसरी जगह सूचना को पहुंचाता था और इकट्ठा करता था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो कभी कभी शब्द भी पूछ देते हैं कि शब्द का मतलब क्या है। नेक्स्ट आपका खरोष्ठी लिपि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए में कौन सा कथन सत्य है। पहला है आपका, अशोक ने खरोष्ठी लिपि में जो है अभिलेख लिखवाए थे, बिल्कुल सही है। तो अशोक के जो अभिलेख है वो खरोष्ठी में भी लिखे गए थे, ब्राह्मी में, आरमाइक और यूनानी में भी लिखे गए थे। भारत में खरोष्ठी का प्रचलन यूनानी संपर्क का परिणाम था, बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारत में इसका पहला प्रयोग द्वितीय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट आपका, मौर्यकालीन समाज के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। मौर्यकालीन समाज के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है। पहला है आपका, चारों वर्णों के लोग जो है सेना में भर्ती होते थे, बिल्कुल सही है। तो शूद्रों को भी सेना में भर्ती होने का अधिकार मौर्य काल में था। अपराध करने वाले ब्राह्मणों को यातना नहीं दी जाती थी, बिल्कुल सही है। महिलाओं को नियोग की अनुमति नहीं थी। नियोग प्रथा क्या होती थी, अगर किसी महिला का पुरुष जो पति है या तो नपुंसक हो जाए या किसी गंभीर बीमारी उसको हो जाए या फिर जो है वो मर जाता है, तो महिलाएं जो है अपने जो है ससुराल के किसी भी अन्य पुरुष से शादी कर लेती थी, देवर से शादी कर लेती थी, तो उसे हम नियोग प्रथा कहते थे। तो नियोग प्रथा की अनुमति थी, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा गलत है। तो यहाँ अनुमति थी, जबकि यहाँ पूछ रहा है नहीं थी, तो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। बाकी इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम्राट घर की मतलब उच्च वर्ग की स्त्रियां प्रायः घर के अंदर रहती थीं। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को क्या कहकर संबोधित किया है, तो निष्कासिनी कहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो ऐसे शब्दों को भी पूछा एग्जाम में जाता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। स्ट्रेबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, ये बिल्कुल सही है। तो स्ट्रेबो जो है यूनानी इतिहासकार था और इसने बताया था कि जो है मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी, ठीक है। दूसरा, दासों को कृषि कार्यों में नहीं लगाया जाता था, तो ये गलत हो जाएगा। दासों को कृषि कार्य में लगाया जाता था। दासों को संपत्ति रखने का अधिकार था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। 1, 3 सही है, जबकि दूसरा इसमें गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी मौर्य काल से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण है, ठीक है। तो ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, याद रखना, जब बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो गए अशोक उनके उत्तराधिकारी, तो ब्राह्मणों ने इसके लिए घोर प्रतिक्रिया दी। वित्तीय संकट भी आ गया और दमनकारी शासन व्यवस्था शुरू हो गई। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये सारे कारण मिल करके मौर्य साम्राज्य के पतन में उत्तरदायी बने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक द्वारा अपनाए गए धम्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। उसका मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीता जा सकता है, बिल्कुल सही है। वह चाहता था कि उसके बाद उसके उत्तराधिकारी भी युद्ध के स्थान पे धम्म का पालन करें, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करने में कौन सा कथन सत्य है। सेलुकस ने चंद्रगुप्त को कंधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान के प्रदेश दिए थे, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त ने सेलुकस को भेंट स्वरूप 500 घोड़े दिए थे, गलत हो जाएगा। 500 हाथी दिए थे, घोड़े नहीं दिए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही होगा, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक ने अभिलेखों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय गवर्नर जो है पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील पर एक बांध का निर्माण कराया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है और जूनागढ़ अभिलेख भारत में लिखा गया संस्कृत में पहला अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि जो है सुदर्शन झील का निर्माण कहाँ कराया गया था, तो सौराष्ट्र में कराया गया था। ये सौराष्ट्र का गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ सिंचाई की सुविधा के लिए कराया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। इसकी मरम्मत कराया था एक बार अशोक ने भी, इसकी एक बार मरम्मत कराया था रुद्रदामन ने भी, और इसकी मरम्मत कराया था एक बार स्कंदगुप्त ने भी कराया था। तो सुदर्शन झील से 4 राजाओं के नाम जुड़े हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, अशोक और स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कलिंग युद्ध की विभीषिका का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था। पहला है, अशोक ने आक्रमण की नीति को छोड़ दिया, बिल्कुल सही है।
जीवधारियों की भलाई के लिए कदम उठाए, बिल्कुल सही है। पश्चिमी एशिया समेत यूनानी राज्यों अन्य देशों में शांति दूत भेजे थे, बिल्कुल सही है। रक्त और लौह की नीति का पालन किया था, गलत हो जाएगा। रक्त और लौह की नीति का पालन भारत में 2 राजाओं ने किया है, एक बलबन ने शुरू किया था, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपनाया था। तो इसका आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जबकि चौथा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, अशोक ने धम्म महापात्रों की नियुक्ति किस लिए की थी? तो धम्म महापात्र की नियुक्ति थी धर्म प्रचार के लिए। यही जो है अलग अलग देश के कोने कोने में जा करके बौद्ध धर्म का प्रचार किए थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, अशोक के 12वें शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कोट का इसमें सत्य है, ये हमें बताना है, उसमें क्या लिखा गया है। ठीक है, पहला है आपका जो है आदरणीय व्यक्तियों की आज्ञा का पालन करना, 12वें शिलालेख में कहा गया है, बिल्कुल सही। प्राणियों को क्षति न पहुंचाना, बिल्कुल सही। सच बोलना और जीव हत्या से बचना, सभी कुछ कहा गया है 12वें शिलालेख में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। तो अभिलेखों के विषय से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख के अनुसार मछुआरों और जो है बहेलिया होता है जो शिकारी होते हैं, ने जीव हिंसा त्याग कर खेतिहर जीवन को अपनाया था? तो ये जानकारी मिलती है हमें कहाँ से? कंधार अभिलेख से। कंधार अभिलेख में पता चलता है कि अशोक से इतना लोग प्रभावित हुए कि जो मछुआरे थे वो मछली मारना छोड़ दिए, और जो बहेलिये थे वो शिकार करना छोड़ दिए पक्षियों का, और वो जो है कृषि काम करने लगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। संनिधाता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था, गलत हो जाएगा। संनिधाता के स्थान पर यहाँ समाहर्ता होगा। समाहर्ता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी था, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है आपका, समाहर्ता राजकीय कोषागार और भंडारगृह का संरक्षक था, गलत हो जाएगा। तो कोषागार का, राजकीय कोषागार और भंडारगृह का संरक्षक कौन होता था? संनिधाता होता था। उल्टा कर दिया इसमें, दोनों ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। तो याद रखना, जो समाहर्ता होता था यह कर निर्धारण करता था, और संनिधाता जो है राजकीय कोषागार कारागार का संरक्षक होता था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, एक भरा हुआ कोष राजकोष ही राज्य की सुख समृद्धि का मूलाधार है, या किसका कथन है? तो एक कौटिल्य का कथन है। कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में बात को कहा था कि किसी भी राज्य के लिए कोषागार भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोषागार भरा हुआ है तो राज्य उन्नति करेगा, नहीं तो उन्नति नहीं करेगा। नेक्स्ट आपका, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार अलग अलग एग्जामों में आ चुका है। इससे राजकीय भूमि से प्राप्त जो आय होती थी उसे हम सीता कहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारक मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थे? ठीक है, दुर्बल उत्तराधिकारी थे, बिल्कुल सही। प्रदेशों के मध्य जुड़ाव की कमी हो गई थी, बिल्कुल सही। राजस्व की कमी हो गई थी, और अशोक के धम्म नीति ने भी मौर्य साम्राज्य को पतन में कर दिया। युद्ध के स्थान पे अब धम्म नीति अपना दी गई, तो हर राजा युद्ध करना भी शुरू कर दिया और मौर्य साम्राज्य पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, और दुर्बल उत्तराधिकारी थे तो मौर्य साम्राज्य पतन हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। इनमें सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट आपका, अशोक ने दुष्ट अधिकारियों के कुशासन के कारण किन प्रांतों के अधिकारियों का हस्तांतरण कर दिया था? उसने किन अधिकारियों का ट्रांसफर किया था भ्रष्टाचार के कारण? तो तोसली, ये किसकी राजधानी थी? कलिंग की। उज्जैन, ठीक है, और आपका तक्षशिला, इन तीनों के जो है राज्य के अधिकारियों का जो ट्रांसफर किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 1, 2, तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए हैं? तो याद रखना, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में अशोक के सबसे अधिक अभिलेख लिखे गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक के अभिलेख के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। अशोक के समस्त अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अशोक के पश्चिमोत्तर कुछ अभिलेख खरोष्टी भाषा में लिखे गए हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या चीज? सी हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन सही है। तो अशोक के जितने भी समस्त अभिलेख हैं, भाषा तो प्राकृत भाषा है लेकिन लिपि अलग अलग है। तो पश्चिमोत्तर भारत के जो अभिलेख हैं वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, सुदर्शन झील जो एक कृत्रिम जलाशय था की सूचना किस अभिलेख से मिलती है? तो याद रखना, ये मिलती है किसके? याद रखना, तो ये जानकारी मिलती है गिरनार अभिलेख से। ठीक है, तो अशोक का अभिलेख है, इससे भी जानकारी मिलती है कि सुदर्शन झील पे जो है कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो अशोक ने भी जो है इसके लिए काम किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, सुदर्शन झील के संबंध में
विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें कौन सा कथन असत्य है? पहला है आपका सुदर्शन झील का निर्माण सातवाहनों ने कराया था, गलत हो जाएगा। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब पहला यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो अपने आप पता चल गया कि इसका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर अब तो निकल सकता है, लेकिन दो और भी पढ़ लेते हैं। रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत कराई थी, बिल्कुल सही है। गुप्त शासकों ने भी इस झील की मरम्मत कराई थी, स्कंदगुप्त ने भी कराई थी, जो गुप्त शासक था, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा जो असत्य है, क्योंकि असत्य पूछा गया है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी समिति और उप समितियों का उल्लेख किया है? तो जो है मौर्य काल में मेगास्थनीज ने बताया कि सैनिक गतिविधियों के लिए क्या होता था, तो एक समिति होती थी और 6 उप समितियां होती थी जो मिलकर के सैनिक गतिविधियों का संचालन करती थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण जो है देशी उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये कौन थे? आपका शुंग जो है वंश के शासक थे, जो मौर्यों के बाद उन्होंने शासन किया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्योत्तर काल, मौर्य काल के बाद शासक वर्गों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो मौर्य काल के बाद जो शासन करने आए शुंग आए, शुंगों के बाद कर्ण आए और कर्णों के बाद आपका सातवाहन आए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख नहीं प्राप्त हुए हैं? तो कंधार से मिला है, ब्रह्मगिरी से मिला है, सारनाथ से मिला है, लेकिन दरभंगा से नहीं पाया गया। तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा, जहां से अशोक के अभिलेख नहीं पाए गए। जबकि आपका ब्रह्मगिरी कहाँ है? कर्नाटक में, यहाँ से पाया गया है। अफगानिस्तान के कंधार में और वाराणसी के सारनाथ से पाया गया, लेकिन इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ से अशोक के अभिलेख दरभंगा से नहीं मिले हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सातवाहन राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। सातवाहन राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और उत्तरी गोदावरी घाटी में स्थापित था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इस चित्र में राज्य को देख सकते हैं। दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी सातवाहन थे, तो ये भी जो है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन इसमें सही है, लेकिन याद रखना उत्तर भारत में नहीं, दक्कन और मध्य भारत में। उत्तर भारत में तो शुंग थे, लेकिन दक्षिण भारत में सातवाहन ही थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, सातवाहन वंश के किस शासक ने सातवाहन वंश को स्थापित करने तथा ऐश्वर्य लौटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक के लिए एक ब्राह्मण शब्द का प्रयुक्त हुआ है? ब्राह्मण यूज हुआ है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, सातवाहन शासक यज्ञश्री सतकर्णी के सिक्कों पर किसका चित्र मिलता है? तो जहाज का चित्र मिलता है, उसके सिक्कों पर जहाज की आकृति चित्र मिलता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या जागीर देने की प्रथा का प्रारंभ किन शासकों ने किया था? तो ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का जो प्रारंभ है, यह सातवाहन राजाओं ने किया था और सबसे अधिक ब्राह्मणों को भूमि गुप्त काल में दी गई थी, लेकिन शुरुआत सातवाहनों ने किया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। सातवाहन शासक वैष्णव देवताओं के उपासक थे, बिल्कुल सही है। सातवाहन शासकों ने भिक्षुओं को ग्राम दान देकर बौद्ध धर्म को अपनाया था, बढ़ाया था, बिल्कुल सही, क्योंकि बहुत सारी गुफाओं का निर्माण कराया था। उनके राज्य में बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रचलन था, गलत हो जाएगा। महायान संप्रदाय का प्रचलन था, तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर 1, 2 सही हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सातवाहन कालीन वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। नागार्जुन कोंडा ये कहाँ है? यह आपका आंध्र प्रदेश में है। क्या स्तूप भित्ति प्रतिमाओं से सुसज्जित है? बिल्कुल सही है। तो दीवारों पर जो है चित्र बनाए गए हैं, प्रतिमाएं बनाई गई हैं, मूर्तियां बनाई गई हैं। अमरावती में स्तूपों के साथ साथ हिंदू मंदिर भी पाए गए हैं, ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अमरावती में बुद्ध को उपदेश देते हुए दर्शाया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों ऑप्शन सही है, जबकि यहाँ पूछा गया कौन सा असत्य है, तो इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करने में कौन सा कथन सत्य है। इक्ष्वाकु शासकों ने दक्कन खनिज स्रोतों पर का उपयोग किया था, बिल्कुल सही है। इक्ष्वाकु शासन कहाँ था? यह आपका दक्षिण के आंध्र प्रदेश में। इक्ष्वाकु शासन काल में अमरावती स्तूप बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया था, बिल्कुल सही है। नागार्जुन कोंडा इक्ष्वाकुओं के काल में बौद्ध केंद्र बन गया था, बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं।
नेक्स्ट आपका विक्रम संवत और शक संवत के बीच में कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्षों का अंतर है। अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो 57 ईसा पूर्व में शुरू होता है और शक संवत 78 ईस्वी में शुरू होता है, 78 में शुरू होता है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। तो 135 वर्षों का अंतर है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, लेकिन ये बात ये भी याद रखना, शक संवत की शुरुआत किसने किया था? तो ये कनिष्क ने शुरू किया था और विक्रम संवत की शुरुआत विक्रम नामक राजा ने किया था, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ व्यापारिक केंद्र है, एक तरफ अवस्थिति दिया गया है। ठीक है, जो है करीमनगर, ये आपका तमिलनाडु में नहीं है। करीमनगर कहाँ है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है, तो आपका यही गलत हो जाएगा। जबकि नालकोंडा तेलंगाना में बिल्कुल सही, काठियावाड़ गुजरात में बिल्कुल सही, उरैयूर तमिलनाडु बिल्कुल सही, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो अश्वघोष जो थे ये कनिष्क के समकालीन थे, और जब जो है आपका चौथी बौद्ध संगीति हुई थी तो अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष थे और वसुमित्र जो है उसके अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेल किया गया है? तो प्राचीन भारत में अगर देखा जाए तो सबसे पहले यूनानियों ने आक्रमण किया, फिर शकों ने किया और फिर कुषाणों ने किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। तो ये 65 क्वेश्चन जो है मैंने करा दिया है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आपको इसको जो है जवाब दिया जाएगा। इसी तरह के लगातार टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। तो कहीं कोई डाउट हो तो आप जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर आप कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।